बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। जी तलबा तालिबात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। लास्ट लेक्चर में से आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं प्लीज़। हाँ जी, कुछ पूछना है? कुछ नहीं पूछना, चले। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी। आप एफएससी में भी कंटिन्यूटी पढ़ चुके हैं कि किसी फंक्शन की किसी नंबर पर लिमिट और वैल्यू दोनों एग्जिस्ट करते हो, वैल्यू लिमिट एग्जिस्ट करती हो, वैल्यू डिफाइंड हो और दोनों आपस में बराबर हो, आप कहते हैं फंक्शन इस नंबर पर कंटिन्यूस। ठीक है, वही एग्जैक्टली डेफिनेशन वही है। फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस एट अ नंबर ए इफ लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एट एज एक्स अप्रोचेस ए इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एट ए। अब आप इसमें देखें तो इसमें तीन बातें। एक तो ये कि लेफ्ट हैंड साइड एग्जिस्ट करती हो लिमिट, यानी दूसरा लिमिट एग्जिस्ट करे, राइट हैंड साइड में वैल्यू डिफाइंड हो, और तीसरी बात ये कि दोनों आपस में बराबर हो। अब इसमें एक सवाल ये पैदा होता है, ये जो लिमिट और वैल्यू का बराबर होना है, इसके कंटिन्यूटी से क्या ताल्लुक? कंटिन्यूटी का मतलब तो एक तसलसल होता है ना, इस चीज़ में कोई गैप ना आए तो हम उसे कहते हैं कंटिन्यूस है, इसमें तसलसल है। तो फिर इन शराइत का कंटिन्यूटी के साथ क्या ताल्लुक है? तो इसका मतलब ये है, ये देखें, ये आपको फिगर एक्सप्लेन कर रहे हैं। मसलन ये पॉइंट ए है। अब ए पर अगर आपके पास जो वैल्यू है वो ये खड़ी है, ठीक है, ये वैल्यू है ए पर, और जब आप एक्स ए को लेफ्ट से अप्रोच करता है तो उस वक्त फंक्शन वैल्यू स्क्वायर के ऊपर रहते हुए इस पॉइंट के करीब से करीब तक चलती चली जाती है। अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती हो, इसका मतलब ये है कि आप लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यूज़ को इस पॉइंट के जितना करीब करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा, कब ऐसी सूरत होगी आप करीब न कर सकें? अगर इस पॉइंट के लेफ्ट के नेबरहुड में यहाँ पर अगर ये ग्राफ में ब्रेक होती, कट होता या जंप होता, तो फिर ये वैल्यू इस पॉइंट की तरफ तक न पहुँच पाती, तो वो सिर्फ वो जंप तक ही जाती। आप उसे अपनी मर्जी से जितना करीब करना चाहें उतना करीब न कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि अगर लेफ्ट हैंड से फंक्शन वैल्यू इस पॉइंट के जितना करीब करना चाहे हम कर सकें, इट मीन्स के लेफ्ट साइड से ये जो ग्राफ है कर्व है इसमें कंटिन्यूटी है, इस पॉइंट के लेफ्ट पर कोई गैप नहीं है। यही बात राइट की है कि राइट साइड पर अगर मसला आपके पास एक्स यहाँ पर है तो वैल्यू यहाँ पर होगी। तो जैसे जैसे एक्स आपके इधर आएगा ए की तरफ, वैसे वैसे अगर वैल्यू ग्राफ के ऊपर रहते हुए इस वैल्यू के करीब आ पाए, आ सकते, जितना करीब लाना चाहे हम ला सकें। इसका मतलब यह है इस पॉइंट के राइट साइड पर यहाँ ग्राफ में कोई गैप नहीं है, क्योंकि अगर गैप होता तो ये पॉइंट उस गैप पे आकर रुक जाता और आगे इस वैल्यू तक ना पहुंच पाता। तो बहरहाल ये है, अगर इस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस है, इसका मतलब ये है कि लेफ्ट साइड से भी ग्राफ को आप लेते हैं तो इस पॉइंट तक पहुंच जाएगा, और राइट साइड से भी इस पॉइंट तक आ जाएगा ग्राफ, ये कर्व आएगी, और इस पॉइंट पर कोई गैप नहीं आएगा, जंप नहीं आएगा। ठीक है, मसलन अगर मैं यहाँ पर इसी कर्व को यूँ बनाऊँ, इसमें आपको कंट्रीब्यूशन ये देखें, मसलन अब ये देखें, ये 3 है ना, ये अब 3 पर देखें, अगर 3 पर आप वैल्यू में ये आती है फंक्शन की वैल्यू, ये फील्ड डॉट है ना, अगर आप लेफ्ट से इस 3 को अप्रोच करते हैं, इधर आते हैं, तो आपके पास जो ग्राफ है वो ये वाला लेफ्ट साइड से, आप ग्राफ के ऊपर चलते हुए आप इस पॉइंट को यूँ आ रहे हैं, इस तरह से आप आ रहे हैं। लेकिन अगर आप 3 के राइट साइड पर जाते हैं, आप ये एक्स लेते हैं, इस पर फंक्शन वैल्यू ये आएगी। तो जैसे जैसे एक्स आपके 3 को अप्रोच करेगा, फंक्शन वैल्यूज आपकी इस होल को अप्रोच करती है। इसका मतलब ये वैल्यू इस फंक्शन की जो 3 पर वैल्यू थी उसको ये नहीं अप्रोच कर सकती, यानी आप इस इधर की लिमिट और इस वैल्यू के दौरान जो गैप है उस गैप को पूरा नहीं कर, ख़त्म नहीं कर सकते, उसको छोटा अपनी मर्जी से जितना चाहे छोटा कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये इस वजह से है। तो ये देखें तो 3 पर जो फंक्शन में है तो लेफ्ट से तो कंटिन्यूस है, लेकिन राइट से कंटिन्यूस नहीं। देखिए राइट पर जंप आ गया, राइट साइड से, यानी आप इसके राइट साइड से कर्व के ऊपर चलते चले आए तो 3 पर जो वैल्यू है आप इस वैल्यू को नहीं पहुंच सकते। तो ये आपका से एक एग्जाम्पल है, मतलब ये जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी थी उसकी आगे, कि इस डेफिनेशन की वजह से हमें कंटिन्यूटी की गारंटी कैसे मिलती है। ठीक है, अच्छा,
अब अगली बात ये कि ये डिसकंटिन्यूटी जो है किस, अच्छा अब ये डिसकंटिन्यूटी किस वजह से हुई है, इसकी लेफ्ट लिमिट और है और राइट लिमिट, ये इसकी राइट लिमिट है और ये इसकी लेफ्ट लिमिट थी, तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। अलबत्ता ये हो रहा है कि लेफ्ट लिमिट और वैल्यू सेम है। अगर वन साइडेड लिमिट जो है वैल्यू के बराबर आ जाए तो आप कह सकते हैं कि आपको वन साइडेड कंटिन्यूटी मिल गई, यानी S3 पर फंक्शन लेफ्ट साइड से कंटिन्यूस है लेकिन राइट से कंटिन्यूस नहीं, क्योंकि राइट लिमिट वैल्यू के बराबर नहीं है। अच्छा, अब ये एक टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। आप एक दूसरी देखें, मसलन ये आपके पास है, इसमें क्या हो रहा है, ये चलिए ये वन वाली एग्जांपल देखें, यहाँ पर भी डिसकंटिन्यूटी है, बीच में एक होल आ गया, ग्राफ जो है लेफ्ट साइड से भी उस होल को अप्रोच कर रहा है, राइट साइड से भी उस होल को अप्रोच कर रहा है, लेकिन बीच में होल की वजह से ग्राफ में गैप आ गया, ब्रेक आ गई, ठीक, गैप आ गया। तो अब ये यहाँ क्या है, वन पर लेफ्ट लिमिट भी ये है, इसी होल को ग्राफ अप्रोच करता है, वन पर राइट लिमिट भी ये है कि इसी होल को ग्राफ अप्रोच करता है, लेकिन यहाँ इस वन पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, वैल्यू इस लिमिट के बराबर नहीं है, बल्कि वैल्यू डिफाइंड ही नहीं, क्योंकि यहाँ आप देखें कि आपको फील्ड डॉट नज़र नहीं आ रहा। ये वो एग्जाम्पल है, ये वाले जो वन पर जो आपका सिचुएशन, ये क्या है, इसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट लिमिट भी हुई है, राइट लिमिट भी यहीं पे आ रही है, लेकिन वैल्यू यहाँ डिफाइंड नहीं है, लिहाजा आप कहेंगे वन पर भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ पर 3 पे क्या है कि वैल्यू डिफाइंड है लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लेफ्ट लिमिट और है, राइट लिमिट और है, जब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती तो लिमिट और वैल्यू के बराबर होने के बाद तो फिर आ ही नहीं सकती, तो इस वजह से यहाँ पर भी 3 पर भी डिसकंटिन्यूटी आ गई। 5 पर चले जाएं, लिमिट आपको ऐसी होल है, लेफ्ट हैंड से भी ग्राफ इसको अप्रोच कर, राइट से भी अप्रोच कर रहा है, और लेकिन जो वैल्यू 5 पर वो ये वाला डॉट ये है, तो वैल्यू और लिमिट आपस में बराबर नहीं है, जिस वजह से ग्राफ के अंदर यहाँ पर होल जो है वो गैप क्रिएट कर रहा है, ठीक है, ब्रेक ला रहा है ग्राफ के अंदर, इसलिए 5 पर भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो ये देखें, अगर आप ये जो 3 शराइत ऊपर हमने कंटिन्यूटी की पढ़ी है, वैल्यू डिफाइंड हो, लिमिट एग्जिस्ट करती हो, दोनों बराबर हो, अगर तीनों शराइत पूरी होती हों फिर हमें इस बात की गारंटी मिल जाती है, तो जिस पॉइंट पर ये तीनों शराइत पूरी होती हैं उस पॉइंट पर ग्राफ में कोई गैप नहीं होगा, तो ग्राफ में तसलसल होगा, यही तसलसल का मतलब कंटिन्यूटी है। और अगर उन तीनों शराइत में से कोई एक शर्त भी ना पाई जाए, मसलन ये में इसमें क्या है, लिमिट एग्जिस्ट करती, वैल्यू डिफाइंड, वैल्यू डिफाइंड हमारी पहली शर्त थी यहाँ पर ना, पहली शर्त क्या, वैल्यू डिफाइंड हो, दूसरी लिमिट एग्जिस्ट करती हो, तीसरी दोनों आपस में बराबर हो। ये जो वन है यहाँ पर वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, अगरचे लिमिट एग्जिस्ट करती है लेकिन ग्राफ के अंदर गैप आ गया, कंटिन्यूटी नहीं रही। 3 में क्या आ रहा है कि यहाँ पर वैल्यू डिफाइंड है, ये 3 पे नीचे आ रही नेगेटिव वैल्यू, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेफ्ट हैंड लिमिट और है, राइट हैंड लिमिट और है, इस वजह से जब ये दूसरी कंडीशन ये सेटिस्फाई हो, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, जिसकी वजह से यहाँ पर भी फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। ऐसे अगर आप 5 पे चले जाएं तो 5 पर पहली शर्त भी पूरी हो रही है, वैल्यू डिफाइंड है, ये वाली है, तो लिमिट भी इसका ये होल है, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ये वैल्यू इतनी ज़्यादा हाइट पर है, लिमिट के नीचे है, आपस में बराबर नहीं है, लिहाजा यहाँ पर भी गैप आ गया ग्राफ के अंदर, उसमें कंटिन्यूटी नहीं है। तो जब ये तीन, इसका मतलब ये कि 1 पर भी ग्राफ डिसकंटिन्यूस है, 3 पर भी ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, और 5 पर भी डिसकंटिन्यूस, ठीक है। तो ये है कि कंटिन्यूटी का क्या मतलब है और डिसकंटिन्यूटी का क्या मतलब। तो फिगर 2 में अभी ये उस एग्जांपल 1 थी, ये मैंने आपको भी समझा दिया है। तो ये आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ आपके पास 1 पर जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है और वैल्यू पर आप डिफाइन नहीं है, ये सारी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब आप एग्जांपल 2 पर चले जाएं। एग्जांपल 2 में आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ओवर एक्स माइनस 2, और आपको पूछा गया है आप ये बताएं ये फंक्शन कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस है, ये फंक्शन कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस है। अब आप पहले फंक्शन की नेचर देखें, फंक्शन किस तरह का है। तो फंक्शन आप देखें तो ऊपर भी पॉलिनॉमियल है, नीचे भी पॉलिनॉमियल है, ये रैशनल फंक्शन है। तो किस तरह का है, ये रैशनल फंक्शन है, और रैशनल फंक्शन में आप पीछे एक सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, पॉलिनॉमियल और रैशनल फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी हो
तो आप डायरेक्ट वैल्यू से ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि परिणाम में रैशनल फंक्शन की जहाँ लिमिट एग्जिस्ट करती होगी वो वैल्यू के बराबर होगी। ठीक है, तो अब ये कि जहाँ वैल्यू ही डिफाइन ना हो तो फिर ज़ाहिर है वहाँ लिमिट की बात हम लिमिट को वैल्यू के बराबर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है अगर आप देखें तो x इक्वल टू 2 पर ये डिवीजन बाई 0 आती है। इसका मतलब ये है कि 2 पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो एक तो ये बात हमने नोट कर ली। तो बाज़ाहिर हमें ये लग रहा है कि इस फंक्शन की अगर डिसकंटिन्यूटी आएगी वो 2 पर आएगी, क्योंकि ये रैशनल फंक्शन है। 2 के अलावा तो हर जगह डिफाइंड है, जहाँ जहाँ डिफाइंड है वहाँ इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और लिमिट और वैल्यू बराबर होगी। इसलिए रैशनल फंक्शन में हम इसको देख के, क्योंकि उससे क्या आप बताएं कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूटी, अब इसके डोमेन में तो बेशुमार पॉइंट्स हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किस किस पॉइंट पे इसकी कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। वो हमें पता चलेगा उन पॉइंट्स पे जहाँ पर ये फंक्शन अनडिफाइंड है, या फिर वो पॉइंट्स जहाँ पे फंक्शन पीस वाइज डिफाइंड होता है, तो उसके हिसाब से देखते हैं। या अगर एक सिंगल पीस भी है तो उस फंक्शन की नेचर को देख के चेक किया जाता है कि ये देखा जाता है तो ये फंक्शन कंटिन्यूस कहाँ का होगा कहाँ का नहीं होगा। तो ये बहरहाल ऐसे ऐसे आपके एक्सपीरियंस से चीज़ें पता चल जाएंगी। जैसे रैशनल फंक्शन की मैंने आपको बताई है, ये सिर्फ 2 पर चलेंगे हमारे लिए, तो 2 पर हम इसको देखेंगे। ये वाला फंक्शन है, इसको देखें। ये ऊपर वाला पार्ट जब x नॉन जीरो तो फिर इसकी ये डेफिनेशन है, 0 पर ये 1 के बराबर है, तो ये भी रैशनल फंक्शन है। और ये 0 पर ये वाला पार्ट 0 पर डिफाइंड नहीं है, इसको मतलब यहाँ पे अगर कंप्यूटर का मसला आएगा तो 0 पर आएगा। और उसके अलावा ये रैशनल फंक्शन होने की वजह से इसका इशू कहीं नहीं आएगा। ऐसे ये वाला फंक्शन है, इसमें 2 पर ये पीसवाइज डिफाइंड है, 2 के बराबर ना हो तो फिर आपने ये फंक्शन यूज़ करना है। इसको मतलब लिमिट आप यहाँ से लेंगे और वैल्यू आप यहाँ से लेंगे, तो इसकी वैल्यू डिफाइंड है और लिमिट चेक करेंगे, लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, फिर देखें बराबर है या नहीं। यहाँ पर तो मसला ये था कि 2 पर इसकी वैल्यू ही डिफाइंड नहीं थी, लिहाजा 2 पर तो ये डिसकंटिन्यूस था ही था। ऐसे ये फंक्शन है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इसके बारे आप पहले जान चुके हैं कि इसकी वैल्यू जो है हर इंटीजर पर एकदम जंप करता है। इंटीजर के लेफ्ट साइड पर तो से इसकी वैल्यू वही रहती है और राइट साइड से जब आते हैं तो इसकी राइट हैंड लिमिट बदल जाती है। हर इंटीग्रल पॉइंट पर, हर इंटीजर पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और है, राइट हैंड लिमिट और है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, जिसकी वजह से हर इंटीजर पर ये डिस्कंटिन्यूस हो जाता है। ठीक है, अब उसने यहाँ पर पहले ए पार्ट ले लिया। ए पार्ट में बता रहा है क्योंकि 2 पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है, लिहाजा 2 पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। जब वैल्यू डिफाइन नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट कर भी जाए तो कंटिन्यूटी बहरहाल हमें नहीं मिलेगी। हम सिर्फ इसी बात से फैसला कर लेते हैं क्योंकि वैल्यू डिफाइन नहीं 2 पर, लिहाजा फंक्शन 2 पर डिसकंटिन्यूस है। लिमिट हम फाइंड करने के चक्कर में नहीं पड़ते। अच्छा, तो सिर्फ इसके अलावा देखें तो ये हर जगह डिफाइंड है 2 के अलावा, और रैशनल फंक्शन होने की वजह से हर जगह तो उसकी लिमिट होगी, सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी के मुताबिक वैल्यू के बराबर आएगी, जिसकी वजह से ये 2 के अलावा हर जगह कंटिन्यूस होगा। अच्छा, अब आप चले जाएं बी पार्ट पर। तो बी पार्ट में ये कि 0 पर अगर आप उसकी वैल्यू लेते हो 1 आती है। अब हम 0 पर लिमिट की बात करते हैं, तो 0 पर इसकी लिमिट क्या आती है। तो 0 पर आप अगर इसकी लिमिट देखें तो जैसे जैसे 0 को अप्रोच करता है x² भी 0 को अप्रोच करेगा, ऊपर वाला 1 कांस्टेंट रहता है, या आपको डिवीजन बाई 0 की जरूरत आती है, जिस वजह से 0 पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। और आप जानते हैं 1 और x² का जो ग्राफ था वो इस तरह का था ना, ये जैसे जैसे आप एकदम 0 की तरफ आते हैं ग्राफ आपको ये ऊपर चढ़ता है, लेफ्ट से भी और राइट से भी, इस तरह से ग्राफ इसका बन रहा था। तो जैसे 0 के पास आएंगे वैल्यू ऊपर को इन्फिनिटी को अप्रोच करती है, तो 0 पर इसकी लिमिट फाइनाइट नहीं आती बल्कि इनफाइनाइट आती है, जबकि वैल्यू इसकी 1 है। इनफाइनाइट लिमिट और वैल्यू फाइनाइट है तो ये बराबर नहीं हो सकते। तो इन अगर लिमिट किसी फंक्शन के इनफाइनाइट आए हम कहते हैं ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। हमेशा याद रखें, लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करती, या तो ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर ना हो, दोनों एग्जिस्ट करते हैं लेकिन बराबर ना हो। दूसरी सूरत ये कोई एक साइड की लिमिट या दोनों साइड की लिमिट इनफाइनाइट आ जाए, तो भी हम कहते हैं ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पर ये कि 1 ओवर x² की आप 0 पर लिमिट लें
लेफ्ट से या राइट से, दोनों सूरतों में पॉजिटिव इन्फिनिटी आती है, लिहाजा हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो जिसकी वजह से फंक्शन 0 पर डिसकंटिन्यूअस है। अब इसका सी पार्ट है, सी पार्ट में उसने वही ए पार्ट वाला फंक्शन लिया है, लेकिन ए पार्ट वाला चूंकि 2 पर डिफाइन नहीं था, इसको उसने 2 पर डिफाइन कर दिया। जब 2 पर डिफाइन कर दिया है, अब इसकी डेफिनेशन तो है 2 पर, अब हम इसकी लिमिट देखेंगे 2 पर क्या आती है। जब लिमिट वैल्यू को बराबर होगी तो कंटिन्यूस होगा, वरना नहीं होगा। अब हम इसकी 2 पर लिमिट लेते हैं, x2 ये एक्सप्रेशन है, ऊपर वाले को फैक्टराइज कर लेंगे, कैंसिल हो जाते हैं, आपके पास ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से जब x2 को अप्रोच करेगा, x+1 3 को अप्रोच करेगा, तो ये देखिए 2 पर इसकी लिमिट 3 आ रही है, लेकिन ऊपर वैल्यू हमने 3 इस 2 पर इसको क्या दी थी, वैल्यू हमने इसे 1 दी है। 2 पर इसकी वैल्यू 1 है, लेकिन लिमिट 3 आ रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, वैल्यू डिफाइंड है, लेकिन आपस में बराबर नहीं है, लिहाजा ये फंक्शन इस 2 पर डिसकंटिन्यूस होगा। अब अगर आप अच्छा मसला अगर कोई आपको कहे नहीं आप इस फंक्शन को मॉडिफाई करो, मॉडिफाई करके इसे कंटिन्यूस बना दो 2 पर, तो अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती हो तो हम उसको मॉडिफाई करके कंटिन्यूस कैसे बनाएंगे, हम उस नंबर पर उसकी जो वैल्यू है वो लिमिट के बराबर कर दें। अगर मैं इसको 2 पर 3 की मैं 1 की वजह से यूँ डिफाइन करता कि इसकी वैल्यू 3 है 2 पर, अब आप देखें इसकी लिमिट भी 3 और वैल्यू भी 3, अब ये कंटिन्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके पास बास फंक्शंस को कंटिन्यूस बनाया जा सकता है, अगर वो कंटिन्यूस थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है तो उस एक नंबर पर उसको वैल्यू को चेंज करके। कारण अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये आपको पहले भी बता चुके हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं उन पर ये डिसकंटिन्यूस है, हर इंटीजर पर इसके लेफ्ट लिमिट और है, राइट हैंड और है, लिहाजा हर इंटीजर पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, इस वजह से ये फंक्शन जो है इंटीजर्स पर डिसकंटिन्यूस होगा। अब आगे फिगर 3 शोज द ग्राफ्स ऑफ द फंक्शन। हाँ, ये जो हमारे थे पहला फिगर ए वाला जो ग्राफ फंक्शन था ये था, 2 पर ये अनडिफाइंड था, ये 2 पर इसको होल आ गया, गैप आ गया, ग्राफ ये वाला 2 पर डिसकंटिन्यूस। बी पार्ट वाला फंक्शन ये था, इसका 1/x में ग्राफ लेफ्ट साइड से राइट साइड से ये बनता है, और वो 0 पर जो उसकी वैल्यू थी वो ये 1 थी, वैल्यू ये है, लेकिन लिमिट इन्फिनिटी को जा रही है, तो ये कंटिन्यूस नहीं था क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब ये सी पार्ट है, सी पार्ट में ये था कि 2 पर वैल्यू तो 3 आ रही थी, लेकिन 2 पर हमने सॉरी जो लिमिट थी, लेकिन वैल्यू हमने 1 दे दी थी, 1 के बराबर कर दी। तो लिमिट और वैल्यू आपस में बराबर नहीं है, दोनों पाई जाती हैं, लिमिट एग्जिस्ट करती है, वैल्यू डिफाइंड है, लेकिन बराबर नहीं है, जिसकी वजह से ही डिसकंटिन्यूटी थी। और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, आप देखें कि मसलन ये 2 के लेफ्ट से आएंगे, जब तक एक 2 से छोटा रहेगा, 2 को अप्रोच कर रहा है, इसकी वैल्यू 1 रहती है, जो ही ये 2 के बराबर होता है फौरन वैल्यू जंप करके 1 से 2 हो जाती है। इस तरह से इसमें हर इंटीजर पर इसके जंप आता है। अच्छा, अब ये है कि ये जो पार्ट ए था इसकी जो डिसकंटिन्यूटी है इसको हम रिमूव कर सकते हैं। इस तरह से जो सी वाला पार्ट है इसकी डिसकंटिन्यूटी को भी हम रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह की जो डिसकंटिन्यूटी से हम रिमूव कर सके, डिसकंटिन्यूटी को ख़त्म किया जा सके, उसको हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, इसको हम रिमूव कर सकते हैं कि 2 पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, वैल्यू डिफाइंड नहीं है, हम खुद से इसको वैल्यू 2 को जगह 2 पर इसकी वैल्यू 3 डिफाइन कर दें। फिर इस फंक्शन की जब x2 के बराबर नहीं है तो फिर ये फार्मूला, जब x2 के बराबर हो तो उस वक्त इसकी वैल्यू 3 है, हम लिमिट और वैल्यू ऐसे करने से ये होगा कि फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। सी पार्ट में ये है कि वैल्यू डिफाइंड है लेकिन लिमिट के बराबर नहीं है, यहाँ जो डिफाइंड वैल्यू हम उसे मॉडिफाई करके लिमिट के बराबर कर दें तो भी हम इसकी भी डिसकंटिन्यूटी खत्म कर सकते हैं। ये तो ये दोनों क्या है, ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटीज वो होती हैं जहाँ लिमिट एग्जिस्ट करती होती है, वैल्यू या तो डिफाइंड नहीं है या वैल्यू लिमिट के बराबर नहीं है। तो वैल्यू चूंकि डिफाइन करना हमारी मर्जी की बात होती है, जब फंक्शन को डिफाइन करते हम उसकी डेफिनेशन को मॉडिफाई करके हम उसे ऐसा कर सकते हैं कि फंक्शन वहाँ पे कंटिन्यूस हो जाए। लेकिन जो ये डिसकंटिन्यूटी है, ये इसमें फंक्शन की जो लिमिट है वो इनफाइनाइट हो रही है, हम इस डिसकंटिन्यूटी को इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, जो पार्ट बी वाली है, ये उसका नाम है। इस डिसकंटिन्यूटी का नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। जब फंक्शन की किसी नंबर पर एक साइड की लिमिट या दोनों साइड की लिमिट इनफाइनाइट हो जाए तो हम वहाँ पर जो डिसकंटिन्यूटी जनरेट होती है हम उससे कहते हैं दिस इज इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। अच्छा, ऐसे यहाँ पर ये वाली डिसकंटिन्यूटी है जहाँ लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट और यानी लिमिट
वन साइडेड लिमिट्स एग्जिस्ट करती हों लेकिन वो बराबर ना हो, तो इनको हम जंप डिसकंटिन्यूटी कहते हैं कि ये 2 पर आगे ग्राफ फंक्शन जंप कर रहा है या 3 पर जंप कर रहा है, तो हर इंटीजर पर ये ग्राफ जंप करता है, हम इसको कहते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी। तो 3 तरह की डिसकंटिन्यूटी हो गई, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी जिसमें लिमिट एग्जिस्ट करती हो और लेकिन वैल्यू या तो डिफाइन ना हो या वैल्यू उसके बराबर ना हो, हम वहाँ वैल्यू डिफाइन करके हम उस लिमिट के बराबर कर दें, वो डिसकंटिन्यूटी रिमूव हो जाती है। बहरहाल इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को हम कहते हैं कि इसे खत्म किया जा सकता है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। दूसरी टाइप की डिसकंटिन्यूटी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, जिसमें एक साइड की लिमिट या दोनों साइड की लिमिट्स इनफाइनाइट हो जाए। और तीसरी यानी इसमें एक तरह से लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती होती। तो तीसरी टाइप की डिसकंटिन्यूटी, इसमें भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन इसमें ये कि वन साइडेड लिमिट फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइनाइट, राइट हैंड लिमिट भी फाइनाइट, लेकिन बराबर नहीं है, जंप आ रहा है, लिमिट्स में गैप आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ ग्राफ में डिसकंटिन्यूटी आती है, तो उसको हम कहते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो अब ये बात होगी। अब ये एक वन साइडेड कंटिन्यूटी डिफाइन कर रहा है, फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस फ्रॉम द राइट एट नंबर ए इफ राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द वैल्यू। ये राइट हैंड लिमिट और वैल्यू बराबर हो तो फंक्शन कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट होता है, ऐसे लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू बराबर हो जाए फंक्शन कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट हो जाता है। ये जो आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, इसे अगर आप देखें तो यहाँ पर देखें ये वन पर मसल, वन पर इसकी वैल्यू भी वन है, और वन पर अगर आप राइट से आते हो तो ये इसी वैल्यू को अप्रोच करता है, तो राइट हैंड लिमिट और वैल्यू बराबर है ना, इसका मतलब ये कि ये वन पर राइट साइड से कंटिन्यूस है, टू पर भी ये इसकी वैल्यू है और राइट साइड से लिमिट भी यही है, तो टू पर भी राइट साइड से कंटिन्यूस है। तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये हर इंटीजर पर राइट साइड से कंटिन्यूस है, लेकिन लेफ्ट साइड से कंटिन्यूस नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नीचे है और वैल्यू ये ऊपर है, वैल्यू और लिमिट बराबर नहीं है। इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में वन साइडेड यानी राइट साइड की कंटिन्यूटी पाई जाती है। और जो दरमियान वाले पॉइंट है इंटीजर के अलावा, मसला आपको दरमियान वाले कोई मसला आप ये पॉइंट लेते हैं, ये जैसे मैंने 2.5 ले लें, यहाँ फंक्शन कंटिन्यूस, आप लेफ्ट से आए ग्राफ पर तो भी इसी पॉइंट को अप्रोच करते, राइट से तो भी इसी को अप्रोच करते, वैल्यू भी यही है, लिमिट भी यही है, लिहाजा ये कंटिन्यूस है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर्स के अलावा बाकी हर रियल नंबर पर कंटिन्यूस है, इंटीजर्स पर डिसकंटिन्यूस है, और डिसकंटिन्यूटी की टाइप जंप डिसकंटिन्यूटी है। और वन साइड कंटिन्यूटी की बात करें, ये इंटीजर पर राइट साइड से कंटिन्यूस, यानी अगर जब भी आपके पास जंप आ जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट फाइनाइट हो लेकिन मुख्तलिफ हो, फिर वैल्यू को देख लेता है। अगर वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर हो तो फंक्शन लेफ्ट साइड से कंटिन्यूस हो जाएगा, अगर वैल्यू राइट हैंड लिमिट के बराबर हो तो फंक्शन राइट हैंड साइड से कंटिन्यूस हो जाएगा, और अगर वैल्यू ना लेफ्ट लिमिट के बराबर हो ना राइट लिमिट के बराबर, तो फिर फंक्शन ना लेफ्ट से कंटिन्यूस होगा ना राइट से कंटिन्यूस होगा। ठीक है, अच्छा अब बात आ गई, ये तो थी कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट की हमने बात की। अब कंटिन्यूटी ऑन इंटरवल है, अब फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस ऑन एन इंटरवल इफ इट इज कंटिन्यूस एट एवरी नंबर इन द इंटरवल, यानी इंटरवल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं और हर नंबर पर फंक्शन कंटिन्यूस हो, हम कहते हैं पूरे इंटरवल पर कंटिन्यूस है। और ज़ाहिर जब आप इंटरवल की बात करते हैं, इंटरवल के एंड पॉइंट में, तो मतलब आपने इंटरवल ए से लेकर बी तक लिया, अब आपकी डोमेन अगर ए से बी तक है, तो फिर ए पर आप राइट हैंड साइड से जा सकते हैं, अगर ए आपकी डोमेन का एंड पॉइंट है, लेफ्ट से नहीं आ सकते, तो जो डोमेन का पहला एंड होता है वहां से हम राइट हैंड कंटिन्यूटी की बात करते हैं, लेफ्ट की नहीं बात करते। जो आखिरी एंड होता है उस एंड की तरफ हम डोमेन के अंदर रहते हुए, क्योंकि लिमिट जब हम लेते हैं डोमेन के अंदर रहते हुए लेते हैं ना, तो इस आखिरी एंड पर डोमेन के अंदर रहते हुए हम सिर्फ लेफ्ट से आ सकते हैं, इसलिए आखिरी एंड पर हमारी सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट की बात होती है। तो एंड पॉइंट्स पर हम वन साइडेड कंटिन्यूटी लेते हैं, इंटीरियर पॉइंट्स पर हम दोनों साइड की कंटिन्यूटी लेते हैं। अगर ये सारी शराइत पूरी होती हों कि फर्स्ट एंड पर राइट हैंड से कंटिन्यूस हो, दूसरे एंड पर लेफ्ट हैंड से कंटिन्यूस हो, और इंटीरियर पॉइंट पर वैसे कंटिन्यूस हो, हम कहते हैं फंक्शन पूरे इंटरवल पर कंटिन्यूस। ठीक है, अब आपके पास एग्जांपल है, शो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन द इंटरवल -1 to 1, ये आपके पास फंक्शन है। अब आप -1 से 1 के दौरान आपने लेना है, हम इंटीरियर पॉइंट्स की कंटिन्यूटी अलग टेस्ट करेंगे और एंड पॉइंट्स की अलग टेस्ट करेंगे। फर्ज करें ए मेरे पास एनी नंबर है। अब आप नोट करें, जब इंटरवल पर कंटिन्यूटी की बात करते हैं उस वक्त फिर हम कोई स्पेसिफिक नंबर, मसलन मैं या 0 या 0.5 ले लूँ या -0.5 लेकर उस पर कंटिन्यूटी बना दूँ, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि वो तो सिर्फ उस एक पॉइंट की कंटिन्यूटी हो जाएगी, जबकि हमें तो पूरे इंटरवल में बतानी है, और इंटरवल के अंदर नंबर्स की तादाद इनफाइनाइट है ना, इस वजह से हम यहाँ पर आर्बिट्ररी वे से
कंटिन्यू प्रूव करेंगे, यानी हम सिंबल से करेंगे। हम कहेंगे फर्स्ट करें ए एनी नंबर है बिटवीन -1 एंड 1, हम इस ए पर शो करेंगे कि ए पर फंक्शन कंटिन्यूस। अगर इस ए पर कंटिन्यूस हो गया तो फिर इसका मतलब है कि -1 से 1 के दरमियान हर नंबर पर कंटिन्यूस है, और अगर ए पर कंटिन्यूस ना हुआ फिर हम कहेंगे -1 और 1 के दरमियान ये कंटिन्यूस नहीं है। अब हम ए पर इसकी लिमिट लेते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एफ ऑफ एक्स, या लिमिट ले लिया आपने, और ये आपको ये टू 1 कांस्टेंट है, लिमिट लॉज लगा के लिमिट यहाँ आ गई, और इस तरह से लिमिट स्क्वायर रूट के अंदर चली जाएगी। तो यहाँ इन साइड में आप देखें जब एक्स ए को अप्रोच करेगा तो एक्स स्क्वायर आपका ए स्क्वायर को अप्रोच करेगा, ठीक है। और इसमें ये नोट करें आप, इसमें इम्पोर्टेंट बात समझने की ये है, जब एक्स ए को अप्रोच कर रहा है तो ए आपका -1 और 1 के दरमियान है। तो जब ए आपका -1 और 1 के दरमियान है तो उस वक्त आप ए का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा 1 से छोटा रहेगा, ये याद रखें। जब ए ये है तो ए स्क्वायर आपका ये हमेशा 1 से छोटा होगा, और स्क्वायर है चूंकि तो इसलिए 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। तो ऐसी सूरत में आप देखें कि जब ए स्क्वायर 1 से छोटा है तो 1 बड़ा है, 1 माइनस ए स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास पॉजिटिव होगा, ठीक है। जब ये पॉजिटिव होगा आप इसका रूट ले सकते हैं, इस वजह से ये आपका रूट है। अगर इसमें ये चांस होता है जब से एक्स ए से को अप्रोच कर रहा है एक्स स्क्वायर अगर 1 से बड़े होने का चांस होता फिर आप इस लिमिट को इनसाइड नहीं ला सकते थे, और फिर ये लिमिट एग्जिस्ट ना करती। ये उसने यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसमें ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया है। एक्स ए को अप्रोच कर रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है। क्या तो आपके पास 1 माइनस ए स्क्वायर पॉजिटिव रहता है, जिसकी वजह से ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमेशा एक्स जैसे से ए के करीब जाएगा तो एक्स स्क्वायर आपका ए स्क्वायर के करीब जाएगा, और ए स्क्वायर हमेशा 1 से छोटा रहता है, जिस वजह से स्क्वायर रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो लिहाजा ये डिफाइंड है। इस तरह से ये जो चीज़ बनी है ये आपकी एफ ऑफ ए बन गई, ए पर लिमिट और ए पर वैल्यू आपस में बराबर हो गए, लिहाजा ए पर फंक्शन कंटिन्यूस होगी। अब आप लेते हैं -1 और 1 पे, -1 लेफ्ट हैंड है तो वहाँ हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं। -1 जब एक्स -1 को राइट साइड से अप्रोच करेगा तो उस वक्त एक्स जो आपका वो -1 से बड़ा होगा ना, -1 की राइट साइड ये -1 है, इधर से राइट साइड से अप्रोच करना होगा, इधर से जा रहा है। जब एक्स -1 और 0 के दरमियान होगा तो उसका स्क्वायर 1 से छोटा होगा, जब स्क्वायर 1 से छोटा होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट डिफाइंड है, लिहाजा इसमें मसला नहीं है। अब जब आप जैसे जैसे एक्स आपका -1 के करीब जाएगा तो एक्स स्क्वायर आपका छोटा रहते हुए 1 के पास जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव रहते हुए 0 की तरफ जाएगा, इस तरह से ये 0 होगा तो आपका ये 1 आ जाएगा। इस तरह से -1 पर जो राइट हैंड लिमिट है वो आपके पास 1 आ गई, और अगर आप -1 पर इसकी वैल्यू लेना चाहें एक्स या -1 लगाएं तो भी इसकी वैल्यू 1 आती है। तो राइट हैंड साइड लिमिट और ये वैल्यू लेफ्ट हैंड पर बराबर हो गए, लिहाजा लेफ्ट हैंड पर फंक्शन कंटिन्यूस आ गया। अब राइट हैंड पे चले जाए 1 पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, इस 1 को जब आप एक्स लेफ्ट से अप्रोच करेगा 1 से छोटा रहते हुए 1 की तरफ जाएगा, इसको स्क्वायर भी 1 से छोटा रहते हुए 1 की तरफ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 की तरफ जाएगा, इस 1 पर इसकी जो वैल्यू है वो लिमिट है वो 1 आएगी। अगर आप डायरेक्ट एक्स या 1 लगा के वैल्यू कंप्यूट करें वो भी 1 आती है, लिहाजा दूसरे एंड यानी इस 1 पर फंक्शन लेफ्ट साइड से कंटिन्यूस है, -1 पर राइट से कंटिन्यूस, 1 पर लेफ्ट से कंटिन्यूस। अगर मान के हर नंबर पर हमने ऊपर बता दिया तो उस हर नंबर ए पर उसकी लिमिट और वैल्यू बराबर है, लिहाजा ये फंक्शन -1 से 1 इंटरवल पर कंटिन्यूस है, ठीक है। सर ये ग्राफ समझ नहीं आई, दोबारा समझा दो। ये वाला ग्राफ बेटा, ग्राफ तो मैंने नहीं बनवाया, मैं तो सिर्फ लिमिट की बात कर रहा हूँ। ग्राफ तो आप ये देखो ना, ये आप ग्राफ उसने यहाँ आपको बताया हुआ है, आप इसको y के बराबर कर दे इस फंक्शन को ना, इस एक्सप्रेशन को, और फिर आप इस 1 को दूसरी तरफ ले जाएं और दोनों तरफ स्क्वायर ले लें,
कि आपकी इक्वेशन ये वाली बनती है। अगर आप उसको 1 के बराबर करके रीअरेंज करें, आपकी इक्वेशन ये बनती है। और इसे अगर आप देखें तो क्या चीज़ है, जिस सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 1 पर हो, यानी y एक्सिस और 0 1, तो ये सेंटर है इसका, और इसका रेडियस 1 है। 1 रेडियस और इस सेंटर वाला ये सर्कल है, क्योंकि उसने इसका सिर्फ पॉजिटिव पार्ट लिया है, उसके रूप में एक पार्ट लिया है, एक नहीं लिया, ये हाफ सर्कल बनता है। तो बाकी आप x की वैल्यूज डाल के y की वैल्यूज कंप्यूट करते रहे और स्केच करेंगे तो भी ये बनेगा, इस तरह से बनेगा। अगर आप डायरेक्ट सर्कल की इक्वेशन से करना चाहें तो भी कर सकते हैं। इसको y के बराबर करके 1 को y की साइड पर ले जाएं और दोनों तरफ स्क्वायर ले लें और रीअरेंज कर लें, तो ये चीज़ बनती है, ये सर्कल की इक्वेशन है। और आपको पता है अगर आप इसी से y की वैल्यू निकालेंगे, आपके पास यहाँ पर 2 दफ़ा यहाँ प्लस माइनस साइन आएगा, इधर ना यहाँ पर प्लस माइनस है, तो 2 इससे बनते हैं। तो प्लस से अपर हाफ बनता होता है, 1 माइनस से लोअर हाफ बनेगा। तो उसमें क्योंकि 1 माइनस लिया, इट मीन के सर्कल का लोअर हाफ है वो इसका ग्राफ, अपर हाफ पूरा सर्कल लेंगे तो वो यू करके ऊपर से आएगा ये, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसे देख सकते हैं। इसको थ्योरम है, अगर एफ और जी किसी नंबर ए और सी पर कांस्टेंट है, कंटिन्यूस है ए सी पर, सॉरी, अगर एफ और जी आर कंटिन्यूस एट ए एंड एट ए और सी को कांस्टेंट है, यानी दोनों फंक्शन एक नंबर ए पर कंटिन्यूस है और सी एनी कांस्टेंट है, फिर ये लॉज है। ये जैसे आपने लिमिट लॉज पढ़े थे, उससे मिलते जुलते कंटिन्यूटी के भी लॉज हैं। अगर एफ और जी ए पर कंटिन्यूस है तो उनका सम भी कंटिन्यूस है, उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा, उनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होगा, उनका क्वेश्चन भी कंटिन्यूस होगा, बशर्ते कि ए पर नीचे वाले फंक्शन नॉन जीरो हो। और अगर आप फंक्शन कंटिन्यूस हो से किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो ये इनके ये कंटिन्यूटी के लॉज हैं, इनसे मिलते जुलते हैं। ये आप लिमिट लॉज की हेल्प से आप इनको प्रूव कर सकते हैं। बस मैं एक लॉ में प्रूव कर देता हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। बस मैं पहले ही लॉ ले लेता हूँ, एफ प्लस जी वाला। गिवन ये है कि एफ और जी खुद ए पर कंटिन्यूस है, ये हमें गिवन है, एफ और जी ए पर कंटिन्यूस। अगर ये दोनों ए पर कंटिन्यूस है, इट मीन कि ए पर इस एफ की लिमिट लें, एफ की वैल्यू नहीं आपस में बराबर है। एफ की कंटिन्यूटी से हमने ये अखज किया, जी की ए पर कंटिन्यूस हमने ये अखज कर लिया। अब हमें साबित पहला लॉ करना है एफ प्लस जी, हमें ये साबित करना है कि इसकी लिमिट और वैल्यू ए पर बराबर है। तो हम पहले इसकी ए पर लिमिट लेते हैं, उसमें एफ प्लस जी एट एक्स, इसकी ए पर लिमिट ले लेंगे, कंसिडर कर लें। अब आप एफ प्लस जी के सम के डेफिनेशन लगाएं, ये अलग अलग हो जाएंगे, एफ एक्स प्लस जी एक्स हो जाएगा। ये लिमिट आगे बाहर लिमिट लॉ लगाएंगे, लिमिट हर एक पे अलग अलग आ जाएगी। और ये नीचे एफ की जो लिमिट है, क्योंकि एफ कंटिन्यूस है लिहाजा ए पर उसकी लिमिट और वैल्यू बराबर हो गए, ये लिमिट एफ ऑफ ए हो गई। जी की ए पर लिमिट और वैल्यू बराबर हो गई तो जी ऑफ ए हो गई, उसका एफ ऑफ ए प्लस जी ऑफ ए। अब सम ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन फिर लगाएं, तो ये जो अलग अलग है इनको आप एफ प्लस जी के ए पर वैल्यू कह सकते हैं। तो यूँ आपने देखे साबित कर दिया कि एफ प्लस जी फंक्शन की ए पर लिमिट लें, ये ए पर वैल्यू लेने बराबर है, लिहाजा एफ प्लस जी फंक्शन ए पर कंटिन्यूस, ठीक है। इसी तरह से बाकी लॉज को भी आप प्रूव कर सकते हैं। अब ये थ्योरम है, any polynomial is continuous everywhere, that is it is continuous on the whole real line। अब तो ये बात पीछे आपने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी में भी ये बात देख ली थी, लिमिट हम वैल्यू से ले रहे थे, यहाँ उसने बकायदा थ्योरम की शक्ल में दे दिया कि हर पॉलिनोमियल हर रियल नंबर पर कंटिन्यूस होता है, पूरी रियल लाइन पर। इसी तरह से रैशनल फंक्शन है, तो रैशनल फंक्शन जहाँ जहाँ डिफाइंड है वहाँ कंटिन्यूस, एनी रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूस वेयरएवर इट इज डिफाइंड, दैट इज इट इज कंटिन्यूस ऑन इट्स होल डोमेन, ठीक है। इसका प्रूफ जो है इस थ्योरम का वो आपने खुद करना है। अब आप इतने मैच्योर हो गए, ये आप खुद करेंगे। कल मैं आपसे पूछूंगा आगे, ये एग्जांपल 5 है, मसलन ये देखिए रैशनल फंक्शन है, ये सिर्फ वहाँ डिफाइंड नहीं जहाँ नीचे वाला जीरो हो, जहाँ नीचे वाला जीरो तो उस नंबर को निकाल दे डोमेन में से, वो 5/3 है, बाकी हर जगह ये फंक्शन कंटिन्यूस है। और 5/3 पर जब ये डिफाइंड ही नहीं तो फिर कंटिन्यूस भी नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए बस इतना आज काफ़ी है, बाकी फिर हम नेक्स्ट करेंगे। आपको कुछ सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? सर एग्जांपल 4। एग्जांपल 4 में क्या है सर पूछो। एग्जांपल 4 एग्जांपल, एक मिनट सर देख, आपके सामने स्क्रीन पे देखो।
सर हम्म, यहाँ ओके सर, अभी समझ नहीं आ तो मतलब कि समझ आ गई है, हाँ, अभी समझ आ गई है सर। ठीक है। और कोई थैंक यू, बात? बस, चलो अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।